भाई आप लोग क्लास मत छोड़ना कोई भी, चाहे वो रेगुलर क्लास हो या कि स्कूल का अथी स्कूल के एग्ज़ाम के लिए क्लास हो। ऐसे आप कुछ कुछ बोल कर क्लास मुझे बोलते रहेंगे तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि करना ही है, बट बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि आई विल सजेस्ट यू, केमिस्ट्री सिर्फ कैरियर नहीं बनाता है, रैंक दिलवा देता है। ऐसा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री बहुत कम टीचर पढ़ाने वाले मिलते हैं। टीचर हैं, बट केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ऑलवेज वफादार है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। एक बार अगर केमिस्ट्री मन से पढ़ लिए, मैथ का क्वेश्चन थोड़ा धोखा दे भी सकता है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आफ्टर 2 ईयर्स आप लोग खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। बट केमिस्ट्री अगर कोई अच्छे से पढ़ लेगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। और 10th क्लास में मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ में ही था। मैं एडवांस मैथ लिया था, तो ऑब्वियसली आईआईटी की तैयारी के लिए सोच रहा था, तो एडवांस मैथ मेरा बहुत अच्छा रहा होगा। और सच में अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बट प्लानिंग, जहाँ पे सीनियर बोले कि इस सब्जेक्ट को भी बैलेंस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने में 10th तक मन नहीं लगता था। और देखिए आज केमिस्ट्री का टीचर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट का स्कोरिंग है, तो अभी तो हम लोग का एक टारगेट ही भी रहेगा ना कि एक सीट मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए, राइट। नॉलेज तो है ही, प्लस कल मैं एच सी वर्मा का एक बहुत बढ़िया एक लाइन उनका इंटरव्यू का सुना, अच्छा भी लगा कि 2 साल जो 11th 12th का आईआईटी का या किसी नई कॉलेज चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करता है, तो चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, बच्चे सोचते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा लॉस हो गया। भाई बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप हो जाता है, इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है, लेवल है, वो आपको बहुत ऊपर चला जाएगा। फिर लाइफ में आपको बहुत जगह पे इसका हेल्प होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, होमवर्क में क्या क्या दिए थे। मैग्नीज 4 प्लस क्रोमियम, और बोलिए निकल 2 प्लस, और यस। तो एवरीवन, यस, मैं पहले मैग्नीज लेता हूँ। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने सिखाया था कि किसी भी मेटल का आयन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले उसका न्यूट्रल फॉर्म का लिखेंगे, राइट। आर्गन, यहाँ देखिए 4s2 और 3d5, राइट। और यहाँ के बाद इसको बॉक्स भी बना लेना है। आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम बताइए तो, क्योंकि इसमें मुझे अभी भी लगता है कि बहुत लोग को कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट बताइए। यस, 4th ऑर्बिट। तो सबसे पहले आपको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है एवरीवन? 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से। अब तब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, राइट। बात एक ही है। आप ये भी बोलते हैं सर दो, क्या 4 का 4 यहां से आउट करें? नहीं, 2 यहां से पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4th ऑर्बिट से, राइट। दिस इज द रीजन कि मैग्नीज 4 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू 4s0 और 3d3 होना चाहिए। होपफुली आप में से 90% लोग यही काम किए होंगे, जो नहीं किए हैं वो अपना गलती मिस्टेक सुधारिए। किन से मिस्टेक हो गया है? एनीवन जिनसे मिस्टेक हुआ है? नहीं लिख, कोई बात नहीं, बट ये तो काम कर लिए ना कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इतना से भी मेरा काम चल जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नीज 4 प्लस में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अब अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ का रहेगा? वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d में रहेगा, राइट। और मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 3.87 बोर मैग्नाटोन, राइट।
ये सब लोग मिला लीजिए, जिनका भी मिस्टेक हुआ है वो अपना मिस्टेक सुधारिए। एनीवन ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्टली, आप में से किसी से मिस्टेक हुआ है? कौन, रोजा बरुआ? यस, मुझे आपका सोल्यूशन समझ में आ गया था, इसलिए मैं जो बोल रहा था तो मेरे माइंड में आप भी एक थे। भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसको बोलते हैं, राइट? ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, 4 ऑर्बिट है, उसमें सबसे लास्ट का ऑर्बिट किसको बोलेंगे? आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब, एक मिनट लेट मी प्लीज, आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब सोच रहे हैं जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। भाई लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, राइट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब न्यूमेरिकली थर्ड या फोर्थ, राइट? ये देखना है लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलेंगे या जो ऑर्बिट नंबर लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे पहले इस बात को कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। यस, हो गया ना? इसको हटाया जाए। हम्म 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 देखिए अभी थोड़ा सा कहाँ पे सब देखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, कहाँ ऐसा मिला है? हाँ देख नहीं, बहुत सारा चीज़ें होता है, इसलिए अभी उस वहाँ तक ये आप ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी, अभी के लिए, फॉर मोमेंट, ठीक है? बट सम टाइम्स मैं बता रहा हूँ जो डी ऑर्बिटल है, बट ये आगे का बात है जो कि क्लास 12th में जाके हम लोग को एक चैप्टर में पढ़ना है। डी ऑर्बिटल के बीच में भी आपस में स्प्लिटिंग होता है, ब्रेकेज होता है, ठीक है? अब ब्रेकेज होने के बाद उसका एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, तो जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, मतलब न्यूक्लियस से दूर रहेगा, तो वहाँ से प्रेफरेबली ज़्यादा इजली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट अभी उसमें आप मत जाइए, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि देखिए पी बहादुर क्या था, एक रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक का मतलब है कि ठीक है कहीं पे कुछ पढ़ा रहे हैं, कहीं पर कुछ डाउट है वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग को अभी नहीं चाहिए। चलिए Mn4+ के बाद तो भाई सबसे पहले क्रोमियम का लिख लेंगे, राइट? और क्रोमियम न्यूट्रल का लिखना है। उसके बाद इसमें एक्सेप्शनल कैरेक्टर था नहीं, 4s1 3d5, इज इट राइट? और जब 2 इलेक्ट्रॉन आउट करना है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को आउट करें? डी से 3d से आउट करें या पहले एस? यस, इसका मतलब 4s0 3d4 होना चाहिए, करेक्ट ना? तो आप में से कुछ लोग इसको मिस्टेक किए होंगे, पक्का किए होंगे। जो मिस्टेक किए हैं वो अपना गलती सुधारिए। हालांकि इसमें रॉन्गली बट करेक्ट हो जाते हैं आप लोग। एक होता है ना गलत है बल लेकिन सही हो गया, चांस करेक्ट, लॉटरी लग गया, कभी कभी लॉटरी लग जाता है कि सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालना रहता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 6 अनपेयर्ड है, राइट? सिर्फ अनपेयर्ड पूछा जाता तो आप रॉन्गली बट करेक्ट हो सकते थे, बट कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाते हैं। अनपेयर्ड अगर यहाँ से भी 2 करते तब भी आपके पास कितना रहता? 4 अनपेयर्ड, और यहाँ से भी 2 किए तब भी 4 अनपेयर्ड, राइट? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बट अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता कि क्रोमियम 2+ में अनपेयर्ड और 4 अनपेयर्ड कहाँ पे है, किस सबसेल में है, तब वहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। देन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 2+ प्रेजेंट इन विच सबसेल? तो सर 3d सबसेल, राइट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, तो क्या बोर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे? व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? मोटा मोटी 4.9, 4 से ज़्यादा 5 से कम, बोर मैग्नेटोन, करेक्ट? वेरी गुड एवरीवन। उस क्रोमियम के बाद क्या था? क्रोमियम 2+ के बाद निकेल 2+, ओके।
निकेल, तो इसके लिए करते क्या हैं सर, इसके लिए सबसे आसान तो बताए थे आपने कि आर्गन, सबसे पहले निकल का न्यूट्रल का लिख लेंगे, आर्गन 4s2 और 3d8, करेक्ट। और निकेल 2 प्लस कहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करना चाहिए, 3d से या 4s से, तो अब हो जाएगा 4s0 3d8। इस पे कोई फ़र्क पड़ा, यहाँ का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ, तो भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेता सर, निकेल में जितना अनपेयर था उतना ही निकेल 2 प्लस में रहेगा। निकेल में, निकेल न्यूट्रल में, निकेल 0 मतलब न्यूट्रल में कितना अनपेयर था, या बोलते चलिए सर 2, तो निकेल 2 प्लस में भी 2 अनपेयर ही रहेगा, करेक्ट ना। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, 2.828 बोर मैग्नेट्रॉन, राइट। भाई जानबूझ के क्यों गलती करेंगे, ये बताए शौक से थोड़ा सर, थोड़ा गलती कर लेते हैं सर प्लीज। अब 2√2 है और √2 का 1.414 है, ये तो इतना बढ़िया वैल्यू है कि ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट 2.282 बोर मैग्नेट्रॉन। जो हम लोग डेली करते हैं ना, वही हम लोग का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़े हैं। यस, एक्चुअल में हम लोग जो करते हैं डेली वही हम लोग इनर्शिया का पार्ट बनते जाता है। जब असाइनमेंट या कैलकुलेशन, मेरा सबसे ख़राब हैबिट प्रिपरेशन में था कि मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ने में ट्यूबलाइट जलता ही नहीं था मेरा, ऊपर पर नहीं जलता, हो क्या रहा है, तो मुझे लिखना पड़ता था क्वेश्चन को, लिखते थे, अच्छा लिखने के बाद पता चलता था यहाँ पे ये बोला जा रहा है, एक हैबिट बना लिए थे, राइट। बाद में मैंने सोचा कि एग्ज़ाम हॉल में तो इस हैबिट से तो मुझे 90 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन को पहले लिखना पड़ेगा, तब मेरा दिमाग का बत्ती चलेगा, और उतना देर में तो कहानी ख़त्म हो गया। फिर मैंने अपना हैबिट को चेंज करना स्टार्ट किया, लिखने का काम ख़त्म, किताब में ही बढ़ते हुए, अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, गिवन क्या है, दिस इज द गिवन डेटा, निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके ये निकालना है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है, करना क्या है, धीरे धीरे करके। उसके बाद उसी चीज़ को थोड़ा स्पीड अप किए, फिर फास्ट कैलकुलेशन, खुद के साथ कंपटीशन कि मैं इस कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर पाता हूँ। तो ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, कोई सिखाएगा नहीं। जैसे मुझसे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा कैलकुलेशन बहुत पुअर है, भाई कैलकुलेशन तो काम 9th 8th में था या 6th में, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, रूट निकालना, राइट। बट होता क्या, एक मिनट लेट मी फिनिश, होता क्या है ना कि कॉन्वेंट में जनरली क्या होता है कि मैथ वाला सेक्शन ही बिक कर देते हैं, स्टेट बोर्ड में सही रहता है, बहुत जम कर मैथ करवाया जाता है। हाँ बोलिए। सब कुछ मिलता है, जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, सफिशिएंट मिलेगा, उसका कोई कमी नहीं रहेगा, एवरीथिंग। पेन लेकिन उनका रहेगा, आपका नहीं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम में पेन भी देते हैं, खुद का पेन नहीं लेके जाना है, लेकिन लेके जाना है, बट आपका पेन अलाउड नहीं रहेगा। चलिए, उसके बाद कौन सा था, Zn2 प्लस, राइट। तो भाई Zn2 प्लस के लिए पहले Zn का लिखेंगे क्या, आर्गन 4s2 3d10, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आउट होगा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर यही काम है, एक काम आगे चलकर क्लास 12th में आपके लिए जीवन दायनी बन जाएगा, इतना ज़बरदस्त इसका यूज होने वाला है, ठीक है, जो आप अभी काम कर रहे हो। तो 4s0 3d8, करेक्ट। यहाँ पे अनपेड कितना था सर, 0, राइट। यहाँ भी अनपेड क्या रहेगा, Zn2 प्लस में 0 ही रहेगा। तो अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड किस में था, शायद क्रोमियम 2 प्लस में था, राइट। उसके बाद अनपेड किस में ज़्यादा था, उसके बाद निकल 2 और Zn2 प्लस में तो है ही नहीं। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऑर्डर निकालना था वो रहेगा क्रोमियम 2 प्लस, उसके बाद Mn4 प्लस, करेक्ट ना एवरीवन। उसके बाद
निकेल 2 प्लस और उसके बाद Zn2 प्लस। दिस इज, तो ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा जेई मेन और नीट में तो बन जाएगा। अच्छा एक और छूट गया ना, V4 प्लस। भाई V4 प्लस का बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लिखे सब लोग। एक क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, इसको हटाएं। एक कंपाउंड कहाँ मिल गया? ओके, एक कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नाटोन। Write down the electronic configuration of vanadium ion in given compound। और साथ में मैं अपने तरफ से इसमें एक चीज़ नोट कर देता हूँ, इफ वैनेडियम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि कंपाउंड है तो वैनेडियम को छोड़कर और भी तो कोई रहा होगा। तो उस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए मैंने एक नोट करके यहाँ पे लिखा आपके लिए, इफ वैनेडियम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। करेक्ट ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए तो। एक मिनट यहाँ पे अब रुकना है। कंपाउंड ऑफ वैनेडियम का मतलब उस कंपाउंड में सिर्फ वैनेडियम रहेगा या वैनेडियम को छोड़कर और भी कुछ रहेगा? तो मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा कि और भी कुछ है, वो सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ वैनेडियम ही इस मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने एक हिंट दिया, एक ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, राइट? आप लास्ट में ये पूरा क्वेश्चन आपको समझकर ही खुद ही बनाना था। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इस सब लोग अपना अपना सॉल्व कीजिए, और जो जो मिस्टेक कीजिएगा मुझे पता है, आप पहले सॉल्व करके रेडी रहिए। चलिए यहाँ देखिएगा, आप लोग सॉल्व कर लिए या और टाइम चाहिए? चलिए सबसे बड़ा चीज़ है स्टूडेंट ये है
कि मुझे वैनेडियम से कितना इलेक्ट्रॉन आउट हुआ है नहीं पता है, तो मैं Vn+ लिख लेता हूँ, करेक्ट। और नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली अगर वैनेडियम रिस्पॉन्सिबल है तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 1.73 है तो हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग को टाइम बचा देगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन वैनेडियम? 1, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैनेडियम N+ इक्वल टू 1, राइट। अब भाई वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से लिख लेते हैं, करेक्ट। आर्गन, उस आगे बोलिए, आप लोग भी बोलिए। (3d3). देखिए, जिनको स्टूडेंट ये बात नहीं पता रहता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे आउट करते हैं, वो सॉरी 3d3 ना, वो सबसे पहले क्या करते, कुछ स्टूडेंट का दिमाग में ये भी आता कि यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दो यहाँ पे वैनेडियम 0 में 3 अनपेयर्ड है, राइट। तो वो करते क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट कर लेते हैं, राइट। किनके किनके माइंड में ये चला कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करते हैं तो एक अनपेयर्ड बचेगा? एनीवन? और कोई किसी ने मिस्टेक किया तो प्लीज़ बताना है, बहुत ऑनेस्ट रहना है टीचर के साथ। एक मिनट तो नहीं, कुछ स्टूडेंट को क्या लगेगा कि यहाँ से 3 पर अनपेयर्ड है, जो अगर हम लोग ये बात नहीं जानते कहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करना है, ये बात अगर आपको नहीं पता रहता तो आप यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है तो 2 अनपेयर्ड को यहाँ से हटा देते, 1 लगते, और तब आपको नज़र आता, आपका आंसर रहता V2+, और आपका कॉन्फ़िगरेशन ये रहता जो आप मिस्टेक करते 4s2 और 3d1। एक सोल्यूशन तो ये भी रहता, बट ये रॉन्ग हो जाता। बोलिए क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से आउट करते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर आउटर मोस्ट से ऑर्बिट से आउट करेंगे तो पहले आप ट्राई कीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन आउट करने का। तो अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आउट किए तब अनपेयर्ड हो गया 4, करेक्ट। और 4 हो गया तो 4.9 के आसपास मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, लेकिन मेरा मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 है, राइट। तो जब 4 हो गया और मुझे चाहिए अनपेयर्ड 1, तो फिर से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट कर दिया, राइट। तब अनपेयर्ड हो गया 3, फिर यहाँ से आउट करना स्टार्ट करेंगे तब अनपेयर्ड हो जाएगा 2, फिर एक और आउट करना पड़ेगा, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन आउट करना पड़ेगा, करेक्ट। तब जाकर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 वैनेडियम में बचेगा, करेक्ट। तो नहीं था कि जितना भी थ्योरी हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आउट करना है, उस सारा कॉन्सेप्ट को IIT आपका एक क्वेश्चन में चेक कर लिया। और यहाँ पे टाइम भी बच गया, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन आउट करना पड़ेगा, नहीं। अब वैनेडियम 4+ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नहीं तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को डिस्कस, यस एक्चुअली मैं वैनेडियम 4+ का जो होमवर्क दिया होगा तो डैम सॉरी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि आपसे पहले ही को सॉल्व करवा देते हैं, राइट। तो दिस इज द आंसर, करेक्ट। तो भाई अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि वो लोग क्वेश्चन हर एक बात आपसे चेक कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारा नॉलेज चेक कर लिया जाएगा। जैसे कैसे इंटरव्यू में होता है कि आपको बहुत आपसे आराम से हंसते हुए बात करते हैं इंटरव्यू लेने वाले, बट हंसते खेलते आपसे सारा बात जान लेंगे। हो गया ना? हाँ वहाँ से भी तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 1 ही आंसर आएगा ना।
1.7 इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 आया, राइट। स्क्वायर कीजिएगा तो एन स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 1.732 का स्क्वायर करेंगे, राइट, इक्वल टू 0। भाई यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो एक n इक्वल टू एक वैल्यू 1 आएगा, एक निगेटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आंसर आना चाहिए। एक n इक्वल टू एक 1 आएगा आंसर, एक -3 आएगा, तो अन पे तो निगेटिव में रहेगा नहीं। जब भी नंबर ऑफ अनपॉइंट बताएंगे तो 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, राइट। और लास्टली उतना टाइम खर्च क्यों करेंगे, अब तो हम लोग का लाइफ आसान है। मैग्नेटिक मोमेंट का इंटीग्रल पार्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ओके एवरीवन, एक और क्वेश्चन बनाइए। Fe प्लस, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया था ना। नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन इन Fe प्लस, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, फास्ट क्या होगा? नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन इन Fe प्लस, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। चलिए, अब जहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पूरे एटम में जहाँ जहाँ पे एस रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब यहाँ पे आर्गन वाला शॉर्टकट लेने से काम नहीं चलेगा, राइट। 3s2 3p6 4s2 3d6, करेक्ट। देखिए तो सही है। तो Fe में कितना रहेगा, इसमें आंसर क्या रहेगा, 8 रहेगा, करेक्ट। और भाई Fe प्लस में, तो सर Fe प्लस में तो यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आउट करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Fe प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हुए 1s2 2s2 2p6 3s2। स्कूल के एग्जाम में थोड़ा हाँ पेन चलाना पड़ेगा, नहीं तब होगा आंसर 7, करेक्ट। और Fe2 प्लस में यहाँ से यहाँ तक तो लिख लीजिएगा 4s0 3d6, हो जाएगा आंसर कितना, 6। और Fe3 प्लस ना, तो Fe3 प्लस में वही रहेगा आंसर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। अरेंज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड, अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स represented by following set of quantum number, arrange the electrons represented by following sets of quantum number in decreasing order of energy, in decreasing order of energy।
पहला सेट ये दिया गया है, ठीक है। ये फोर सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर है, चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन का चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया हूँ। ए बी सी डी में किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका रहेगा? इस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का, इस। तो सर एनर्जी डिसाइड करने के लिए एम और एस का वैल्यू देने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, एन और एल से काम चल जाता, राइट। तो सब में एन प्लस एल करना था, सबसे ज़्यादा एन प्लस एल का किसका वैल्यू है? सी का, राइट। तो सबसे ज़्यादा सी का रहेगा, उसके बाद तो भाई ए में भी एन प्लस एल का वैल्यू, एक मिनट, ए और बी इक्वल, किसका आंसर है? ए और बी इक्वल नहीं रहेगा ना। जहाँ पे एन प्लस एल का वैल्यू इक्वल था तो वहाँ पे बताए थे ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। भूल गए? चलिए, तो उस केस में ए का ज़्यादा रहेगा, राइट। उसके बाद बी का सबसे कम रहेगा, डी का। चलिए, हो गया ना। लिखिए, तो एक्चुअल में हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम लोग का टॉपिक था मैग्नेटिक कैरेक्टर, नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, करेक्ट। उससे पहला हम लोग कवर किए थे पैरामैग्नेटिक। अब लिखिए डाईमैग्नेटिक। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, ऐसे इसको अच्छे से सेंटेंस बनाइए। इफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स does not having any unpaired electron, does not having any unpaired electron, then they are diamagnetic in nature, then they are diamagnetic in nature, correct। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। वैसा एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है उसको डाईमैग्नेटिक बोलेंगे, राइट। इसको ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में, हो गया। तो ये तो सर डाईमैग्नेटिक पहचानने का तरीका है। तो जो कैसे पैरामैग्नेटिक को बोले थे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन और लिखिए, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हो गया ना। ओके, सोडियम पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक?
सर ऑब्वियसली पैरामेट्रिक है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 अनपेयर्ड 1 है, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये पैरामेट्रिक है, p है, करेक्ट। भाई सोडियम से सोडियम प्लस जब बन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आउट करने के बाद 1s2 2s2 2p6 3s0 तो अनपेयर्ड 0, तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। मतलब सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, करेक्ट। सबका लास्ट का अगर देखा जाए तो यह है 2s1 3s1 4s1 5s1 और 6s1, करेक्ट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 1, इसका मतलब अल्कली मेटल इन न्यूट्रल स्टेट, अल्कली मेटल्स इन न्यूट्रल स्टेट आर पैरामैग्नेटिक, राइट, ड्यू टू presence ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको लिख लिया जाए, लिखिए अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू presence ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सब में एक एक ड्यू टू presence, अल्कली मेटल का आयन नहीं बोले हैं, अल्कली मेटल बोलने का मतलब वो न्यूट्रल फेज में, राइट। लेकिन यहां से ही इन सब का ही अगर एक इलेक्ट्रॉन आउट कर दिया जाए तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, अगर इन सब में अगर अनपेयर्ड पूछूंगा तब क्या बोलिएगा 0 0 0 0 एंड 0, मतलब अल्कली मेटल का आयन डाईमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। डाईमैग्नेटिक 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 एंड डाईमैग्नेटिक, करेक्ट। करेक्ट है ना। हाँ, अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ओके बट उसका आयंस मतलब अल्कली मेटल्स का वैलेंस, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो वहाँ से अगर वन इलेक्ट्रॉन को आउट करते हैं तो बनेगा लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस। इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, राइट। तो जो अनपेयर्ड था तो वो अनपेयर्ड अब अनपेयर्ड रहा, वो आउट होके वहाँ पे जीरो रहा। तो लिथियम प्लस अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन आउट करना है, कहाँ से आउट करेंगे, एवरी वन 1s2 2s2 2p6 3s1, सबसे पहले आउटर मोस्ट से आउट करते हैं, राइट। तो सोडियम का आउटर मोस्ट तो यही है ना, यहाँ तक तो सब पेयर्ड अप ही था, करेक्ट। इसका मतलब वन इलेक्ट्रॉन आउट करने के बाद उसके पास अनपेयर्ड बचा क्या, नहीं बचा। हो गया ना यहाँ तक, ओके। और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इज इट राइट। ओके एवरीवन, अब मान लेते हैं ए मैं पढ़ा रहा हूँ, समटाइम्स एटम, यहाँ देखना है एटम या एटम का आयन, तो उसका तो पता कर लेंगे कि पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक है, राइट। बट समटाइम्स कभी कभी कंपाउंड का भी नेचर पूछा जाता है, मैग्नेटिक नेचर, और उसमें भी स्पेशली खास करके आयनिक कंपाउंड का। मैग्नेटिक नेचर ऑफ सॉल्ट, खास करके मैं सॉल्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट।
सॉल्ट या और आयनिक कंपाउंड्स, तो सॉल्ट हो या आयनिक कंपाउंड हो, दोनों में आप कटायन अनायन में इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड में आप कटायन और अनायन इन दोनों को बाइफर्केट करके तोड़ कर देख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड यही होता है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक कंपाउंड बोलने से ही कंप्लीट प्योर आयनिक कंपाउंड मतलब उसमें कटायन और अनायन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो सॉल्ट का या आयनिक कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर के लिए अलग अलग तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़ेंगे सर? कटायन और अनायन अलग अलग, करेक्ट। और तब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब यहाँ पे ऐसे तोड़ कर देखना है, तो P प्लस P इक्वल टू पैरामैग्नेटिक प्लस किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट है एंड बोथ आर पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक क्या होगा भाई? P प्लस क्या, बाई नहीं बोलेंगे, एक डाई में P प्लस P बड़ा P, यहाँ पे कैसे? यहाँ पे मान लेते हैं किसी एक के पास 3 अनपेयर्ड और इसके पास 2 अनपेयर्ड, तो पूरे कंपाउंड में 5 अनपेयर्ड, राइट। और नंबर ऑफ लॉजिक हो गया ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड सब मिलाकर नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज़्यादा होगा तो उसका मैग्नेटिक नेचर और बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो मैं बोला P प्लस P इक्वल टू बड़ा P, इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक, मतलब और भी ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। ऐसा मत करिएगा क्लास 8 का मैथमेटिक्स, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, नॉट लाइक दैट। पैरामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक, लेस पैरामैग्नेटिक या मोर पैरामैग्नेटिक? चलिए, बहुत सिंपल है पार्थ प्रतिम, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास किसी कंपाउंड में A और B 2 है, ठीक है। A भी मेरा कोई कंपाउंड है, इसके पास 3 अनपेयर्ड है, करेक्ट ना। और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है, इसका अगर इंडिविजुअली देखते तो 3 ही अनपेयर्ड का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मिलता। इसके B का इंडिविजुअल देखते 2 ही का मिलता पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। दोनों को एक साथ देख लिए तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 3 प्लस 2, हाउ मेनी अनपेयर्ड? 5 अनपेयर्ड ना। इसका मतलब इसका पैरामैग्नेटिक प्लस इसका पैरामैग्नेटिक मिला के पूरे कंपाउंड का लेस पैरामैग्नेटिक या मोर पैरामैग्नेटिक? मोर पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। ये 2-3 जगह आएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अब बताइए, आप समझ गए कि P प्लस P इक्वल टू बड़ा P मैंने क्यों बोला? अब P प्लस D इक्वल टू, वेरी गुड सर, P का मतलब पैरामीटर में तो अनपेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड प्लस 0 अनपेयर्ड इक्वल टू 3 अनपेयर्ड, राइट। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर मान लेते इसके पास 3 अनपेयर्ड है, इसके पास 0 अनपेयर्ड, तो 3 प्लस 0 इक्वल टू व्हाट? 3। तो पैरामैग्नेटिक प्लस डायमैग्नेटिक इक्वल टू पैरामैग्नेटिक, राइट। और D प्लस D इक्वल टू, अब बड़ा D मत बोलिएगा यहाँ पे मतलब ओनली डायमैग्नेटिक, ओनली डायमैग्नेटिक, करेक्ट ना। कभी कभी बच्चे ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं सर, ओके P प्लस P बड़ा P बोले सर, तो D प्लस D मैं बड़ा D बोलता हूँ, सिंपल सा D। यहाँ के इसके पीछे मेरा कोई रीजन था बोलने का, ठीक है। ये 3 सेट याद रहेगा। आयुष कुमार, हाँ नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट बोले या अनपेयर्ड, बात तो वहाँ से एक ही तो बात रहेगा ना। अनपेयर्ड ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। चलो आयुष कुमार,
नाम लेने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते हैं, तो प्रेजेंट कैसे हैं? हेलो, ये समझ में आया? मतलब अनपेयर्ड प्लस अनपेयर्ड इक्वल टू और भी ज़्यादा अनपेयर्ड रहेगा, तो मैं पैरामेट्रिक कैरेक्टर और भी ज़्यादा हो जाएगा, ये राइट? जैसे ही नाम लेंगे ना किसी का, तो बिल्कुल अच्छे से तरीके से विथ ड्यू रेस्पेक्ट रिप्लाई करना है, ठीक है ना सबको? और बहुत ज़्यादा तबीयत अगर ख़राब है आयुष कुमार, तो अभी आप लीव कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, सबका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं, देखिए मेरा किसी से भी कोई आप लोग माइंड मत कीजिए, किसी से कोई पर्सनल तो कोई दुश्मनी है नहीं, मैं आपको ऐसे ऑनलाइन में तो देखा भी नहीं हूँ, बट एज ए टीचर मेरा दिमाग में रहता है ना, कैरियर बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बोलते रहते हैं, बट वो आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं पूरा साल बस आपसे मीठा मीठा बात करते रहे, अच्छे अच्छे बात करते रहे, पढ़ाएँ 0 बटा सन्नाटा, तो बहुत ख़राब हो जाएगा ना आपके लिए। चलिए अब देखिए एक कहाँ पे काम में आएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए सोडियम क्लोराइड। किसका मैंने पूछा स्टूडेंट? मैग्नेटिक नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, करेक्ट? और भाई ये है सॉल्ट, इसका मतलब इसको हम लोग कटायन और अनायन में, तब इस केस में क्या करना है, कटायन और अनायन में तोड़ कर देखना है, करेक्ट? Na+ और Cl-, और Na+ का पहले देख लेते हैं, तो Na+ पैरामेट्रिक या डायमैग्नेटिक, अभी चेक किया था ना। और अब Cl- का चेक कर लेते हैं, लेकिन Cl- के लिए पहले Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट? क्लोरीन वेटिंग फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, बस 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं आर्गन के जैसा बन जाऊंगा, राइट? क्लोरीन वेटिंग फॉर व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड करेंगे वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट? तो सर इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव कीजिए या इलेक्ट्रॉन दीजिए, वो आउटर वैलेंस सेल में ही जाता है। कहाँ जाता है? वैलेंस सेल में, करेक्ट? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सर इधर तो जगह ही नहीं है, या इधर जगह बचा हुआ है क्या, या सारा डब्बा भरा हुआ है? जगह बस यहाँ पे एक खाली है यहाँ पे, राइट? तो क्या हो जाएगा? Cl- 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, करेक्ट? तो यहाँ पे जो आपके पास क्लोरीन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, बट Cl- बनने के बाद क्या क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या जो अनपेयर्ड था वो पेयर्ड अप हो गया? तो भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, राइट? बट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो भाई ए भी डाईमैग्नेटिक और ए भी डाईमैग्नेटिक, तो डाईमैग्नेटिक प्लस डाईमैग्नेटिक इक्वल टू व्हाट? डाईमैग्नेटिक। इसका मतलब है ये क्या? डाईमैग्नेटिक प्लस डाईमैग्नेटिक इक्वल टू व्हाट? डाईमैग्नेटिक। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड किस नेचर का हो गया? डाईमैग्नेटिक। तो यहाँ पे यस, टेल मी। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्चुअली साउंड को आने जाने में ना थोड़ा 2-3 सेकंड का फेज डिफरेंस रहता है, आप लोग भी शायद इमेजिन करते होंगे। अच्छा वीडियो तो सही से दिखाई पड़ रहा है? चलिए, कल तो ऐसा एक लाइट, देखिए छोटा सा मिस्टेक हो रहा था नहीं, और उस बात से कल मैं क्लास लेने में टेंशन, 10 मिनट तक मुझे टेंशन होते रहा। तो ऐसे आ रहा था ना एक रिफ्लेक्शन टाइप का आपकी क्लास में। भाई सेटअप मतलब यहाँ पे लाइट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए, इस पर प्रॉपर हम लोग 2-4 दिन काम किए थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद लगाए थे।
कहीं से रिफ्लेक्ट ना हो, कम से कम डिस्टर्बेंस हो। उसके बाद कहाँ पे लेना चाहिए लाइट को। क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं, सुबह से शाम तक यही तो एक चीज़ है भाई। टेक्नोलॉजी हम लोग को बचा के रखा 2 साल, समझते हैं। और उसमें खास करके आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जियो फाइबर, राइट। बाकी दूसरा भी रहता, अगर नहीं रहता तो और भी बहुत सारा था, लेकिन इसका काफ़ी अनलिमिटेड एक का डेटा है। क्योंकि हम लोग को सुबह से शाम तक कैटलिस्ट का इतना क्लास चलता है कि कम से कम तो 60-70 GB अपलोड करना रहता है। मेरा ही क्लास 50 GB हो जाता है डेली। जिस कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ उसमें बहुत हेवी मेमोरी खाता है। एक जैसे आपका एक क्लास लूँगा तो कम से कम 10-12 GB चला जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, पता है इनिशियल जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था ऑनलाइन में, इससे मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा था, रिकॉर्डिंग करने का। भाई इसमें तो 2 मिनट में ही मेमोरी फुल हो जाएगा। ये सैमसंग का था, बहुत सस्ता वाला, तो इसमें मैं देखा कि 15 मिनट में ही रिकॉर्डिंग। मैं सोचा था, बड़ा मोटिवेट हो गया कि ऑनलाइन लेंगे इससे, क्योंकि नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। पहले तो पहला दिन, हाँ, लेकिन एक्चुअल में अब उसमें बहुत सारा चीज़ है ना। अभी एक आध क्लास तो करना नहीं था, सुबह से शाम तक क्लास ही क्लास लेना था। क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था ना कि अचानक से 1.5 मंथ बिल्कुल ब्रेक हो गया था। सब लोग को तो बिल्कुल लॉक कर दिया गया था ना, आपको निकलना ही नहीं है। मोबाइल कहाँ खरीदिएगा, ट्राईपोड कहाँ खरीदिएगा। बहुत हार्ड लॉकडाउन हुआ था, पता है कि नहीं। उसमें रोड पे तो कुछ था ही नहीं। मैं 10 दिन के बाद निकला तो लगा कि पूरा दुकान वगैरह धूल धूल है, कुछ है नहीं, बड़े बिल्कुल वीरान। फिर मुझे हॉलीवुड का एक मूवी याद आ गया, कंटेनमेंट का, कुछ ऐसा मूवी था जिसमें कि कुछ ऐसा किसी सिटी में हुआ था। या आई एम लेजेंड, यस यस यस, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, मतलब वो समझ में आ गया कि अच्छा इसी टाइप का सिचुएशन है। भाई लेकिन अभी मूवी मत देखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, देखिए, और डिस्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। सिटी में रहते हैं हम लोग, राइट। अभी मेट्रो में खेलने का कोई जगह है नहीं, करेक्ट। 2-4 वो पार्क है, तो पार्क में भी जाइएगा तो इतना ना भीड़ रहेगा कि सही तरीके से चल भी नहीं पाइएगा, करेक्ट। बच्चे का बेचारा ग्रोथ का खा खा के तो मोटा हो जाएगा घर में, ये होता है ना। फिजिकल वर्क हो नहीं रहा है, बाहर निकलने नहीं देंगे। एज ए पेरेंट्स मैं भी चाहता हूँ कि घर में ही रहे, तो बेचारा जब फिजिकल वर्क ही नहीं कर रहा है। गांव में क्या था, आए उसको खेल रहे हैं, जगह ही है, फील्ड ही फील्ड है। और सुबह से शाम तक कम से कम तो 6 आवर खेलना, 3 आवर पढ़ना, 6 आवर खेलना। 8th क्लास तक यही था, खेलना ज़्यादा, पढ़ना कम। तो वहाँ पे बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी होते रहता था। एनीवे, अब यहाँ से सबसे बढ़िया बात यह हुआ कि सर अल्कली मेटल, यहाँ देखिए कितना बढ़िया जनरलाइज कर लेते हैं। अल्कली मेटल, थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं 2 मिनट। अल्कली मेटल और हैलोजन, करेक्ट। अल्कली मेटल और हैलोजन का कितना कंपाउंड बना सोच सकते हैं सर, लिख लेंगे, उसके बाद सोच लेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इज इट राइट। इसका लेकर 4, 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 हो गया 20, करेक्ट। तो जितना भी 20 ज़्यादा होगा क्या, 20 ज़्यादा नहीं होगा। ओके एवरीवन। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, राइट। इस तरीके से 20 जो अल्कली मेटल का हैलाइड है, ऑल आर डाई मैग्नेटिक, इज इट राइट। सब में तो सेम ही सिचुएशन आने वाला है, करेक्ट ना। आप लोग समझे मैंने क्या बोल दिया। सब में तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। इसका मतलब है कि जो 20 कितना 20 अल्कली मेटल हैलाइड, ऑल आर व्हाट,
डाईमैग्नेटिक। वजह सर उसमें अल्कली मेटल का आयन और हेलोजन का आयन बोथ आर दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 0 रहेगा, बोथ आर डाईमैग्नेटिक, डी प्लस डी को डी हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे ही चीज़ों को जनरलाइज करना होता है कि एक बात सीखे और वहाँ से मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकते थे। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं अल्काली मेटल का हाईलाइट का मैक्सिमम बेनिफिट एटलीस्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए मैंने ले लिया। ओके स्टूडेंट, इसको हटाया जाए। अब यहाँ देखिए FeCl2, करेक्ट, फेरस क्लोराइड, ठीक है ना एवरीवन। अब फेरस क्लोराइड ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसको भी तो कटायन अनायन बना कर सोचेंगे, Fe2 प्लस और 2Cl माइनस, करेक्ट। अब मैं पूछूंगा फेरस क्लोराइड पैरामेग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो अगर कटायन अनायन में ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक इट इनटू कटायन अनायन। भाई ये है पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। इमेजिन कीजिए Fe2 प्लस में हाउ मेनी अनपेयर्ड, मुझे लगता है देर आर 4 अनपेयर्ड, इज इट राइट। Fe2 प्लस में इट इज पैरामैग्नेटिक विद ड्यू टू 4 अनपेयर्ड, और ये क्या है डाईमैग्नेटिक। तो P प्लस डी इक्वल टू P, मतलब ये ओवरऑल FeCl2 क्या है पैरामैग्नेटिक है, करेक्ट ना। बट सर वहाँ पे क्या कीजिएगा जहाँ पे कटायन अनायन में ब्रेक नहीं कर सकते, लाइक कोवैलेंट कंपाउंड, राइट। दिमाग में तो ये भी तो आएगा कि सर इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज कटायन अनायन बनेगा, नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी। ये आयनिक कंपाउंड में कटायन अनायन बनाने का फैसिलिटी है, कोवैलेंट कंपाउंड में कटायन अनायन नहीं बना सकते हैं। तो लिखिए फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड में ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड में कैसे हम लोग पैरामैग्नेटिक नेचर फाइंड आउट करेंगे, वो सिखाने जा रहा हूं, करेक्ट ना। इन कोवैलेंट कंपाउंड इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, in covalent compound if total number of valence electron are odd, then it must be paramagnetic, then it must be paramagnetic. But if total number of valence electron is even, then may or may not be paramagnetic. सॉरी क्या लिखे, इफ टू लास्ट लाइन, इफ टोटल नंबर ऑफ नहीं, मे और नॉट सही नहीं रहेगा। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इवन, देन मोस्टली इट इज डाईमैग्नेटिक। ये लिखिए देन मोस्टली इट इज डाईमैग्नेटिक। एक्सेप्ट फ्यू केसेस, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो एग्जांपल देखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक होता है, बट ऑड रहेगा तो ऑड के लिए मैंने मे और मे नॉट लिखे, मस्ट लिखे, राइट। वजह एक एग्जांपल यहाँ देखिएगा, NO2 एक कोवैलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट, ठीक है। एक कौन सा गैस, लाफिंग गैस, राइट, N2O, ओके। तो NO2 तो ये है कोवैलेंट कंपाउंड, इसको कटायन अनायन में ब्रेक करके हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इस केस में मैंने क्या बताया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, करेक्ट। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में, नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 5, और ऑक्सीजन के पास, बट एक ऑक्सीजन के पास ना, मैंने टोटल बोला है तो 2 ऑक्सीजन मिलाकर कितना हो जाएगा,
तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 17, ऑड इवन है या ऑड है, ऑड है। अब अप्लाई योर कॉमन सेंस, मान लेते हैं, लेट अस सपोज हु विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। और इलेक्ट्रॉन अगर आपस में बॉन्ड बनाता है तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होता है, राइट। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि 17 का 17 अगर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल आर इफ पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपको नहीं था कि मान लेते हैं हाइपोथेटिकली भी एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। भाई पेयर करना है तो पेयर करेंगे तो 8 पेयर तो बन जाएगा, बट एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रह जाएगा। इसका मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये हुआ कि अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में ऑड रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो पक्का अनपेयर्ड रहेगा, राइट। दिस इज द वजह कि कोवेलेंट कंपाउंड में जहाँ तक अभी आपका लेवल है, अभी अब ये नहीं कि यहाँ पे पढ़ा दे सब कुछ यहाँ पे भी बोल दिए, मतलब मोटा मोटी एक थोड़ा तो कॉन्फिडेंस मिला कि कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसे निकालते हैं। अब इसमें आगे और भी आपको एमओटी वगैरह में पढ़ाया जाएगा, बट एक बात के लिए डैम श्योर है कि उस कोवेलेंट कंपाउंड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड रहेगा वो डैम श्योर पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। चलिए आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, और इसको बहुत बार पूछूंगा। इन तीनों का कलर होता है ब्राउन वेपर, कैसा याद रहेगा? ये बात बहुत बार पूछा हुआ है, ये प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात। NO2 गैस का कैसा कलर? ब्राउन वेपर। Br2 का वेपर का कलर, Br2 लिक्विड फॉर्म में ब्राउन होता है, तो इसका वेपर भी ब्राउन कलर का होता है, और इसका नाम है, पढ़िए, CrO2Cl2। CrO2 नाम है नॉट क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्साइड नहीं, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल जो बोल रहे हैं वही लिखिएगा, क्रोमाइल क्लोराइड। यस, ऐसे नहीं पढ़ना है क्रोमियम ऑक्सीजन क्लोरीन, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बात याद रहेगा। एटलीस्ट केमिस्ट्री में 3 गैस तो याद हो गया जो ब्राउन वेपर का होता है, ब्राउन कलर का। ये कहीं ना कहीं आपको यूज में आ जाएगा। ओके एवरीवन, एक कहावत सुने हैं, एक पोयम हिंदी में, संगत से गुण होते हैं असंगत से गुण जात। इसका मतलब जिसके जैसे लोग के साथ रहिएगा वैसा ही बन जाइएगा, इसका मतलब ये हुआ, राइट। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि इनबिल्ट आपका नेचर था, तो ऐसा होता ना कि जैसे कहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि तो वहाँ जाके चेंज हो गया। भाई वो चेंज नहीं हुआ, उसके अंदर वो पहले से था, बस मौके के तलाश में था, राइट। पहले से उसके दिमाग में था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बस मौके का तलाश में था कि कब मौका मिलता है। अब उस मौका का कितना उन्होंने हाथ लिया। इसका मतलब आप कहीं पे जाकर आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वहाँ उसके अकॉर्डिंग, या कोई जगह होता है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरे लिए सूटेबल है, मतलब आपका वैसा नेचर इनबिल्ट था, बस आप देख रहे थे। फॉर एग्जांपल, आयरन को मैग्नेट के साथ अगर चिपकाते हैं, रखते हैं, तो आयरन मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। अब आयरन के टुकड़े को अगर मैग्नेट के साथ बांधकर बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा, और उसके 5 ईयर मान लेते हैं, 1 ईयर भी छोड़ने से काम चलेगा, लेकिन 5 ईयर तक छोड़ देंगे, और जब हटाइएगा तो आयरन में भी मैग्नेट का नेचर आ जाएगा। ऐसा थोड़ा बहुत आप लोग भी जानते होंगे। यस, इसका मतलब है कि ये क्यों हुआ सर, आयरन में ऑलरेडी इसका मतलब है कि ऐसा वही शो करेगा, इस टाइप का प्रॉपर्टी। किस टाइप का? जैसे मैग्नेट के साथ किसी सब्सटेंस को अगर बांध के छोड़ दें आफ्टर लॉन्ग टाइम, और उसको जब हटाएं वहाँ से,
उस मैग्नेट को हटाएं, तो मैग्नेट को हटाने का मतलब मैग्नेट के फील्ड को हटाएं। अब मैग्नेट का फील्ड का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेट अपना एक स्पेस में एक फील्ड क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि वैसा, तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को अगर डालते हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं और उस सब्सटेंस में अगर मैग्नेटिक नेचर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस, उस टाइप के कैरेक्टर शो करने वाला सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे? लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म उस टाइप का सब्सटेंस शो करेगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद उसके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल, जिंक को मैग्नेट के साथ रखिएगा, या वैसा वैनेडी, लेट अस सपोज स्कैडियम, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, और क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? क्रोमियम। बताए तो थे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो भाई जिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इज इट राइट? तो क्रोमियम और स्कैडियम में किसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रोमियम को मैग्नेटिक फील्ड में फॉर लॉन्ग टाइम छोड़ दिया जाए और उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से रिमूव करते हैं तो उस क्रोमियम में मैग्नेट का नेचर आ जाएगा। वजह वो इतना ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट हो गया था कि उसका नेचर को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। इसका मतलब सर इस टाइप का कैरेक्टर शो करने के लिए वो सब्सटेंस को मोर पैरामैग्नेटिक इन नेचर होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब है कि सबसे पहले फेरोमैग्नेटिज्म शो करने के लिए सबसे पहला कंडीशन, सब्सटेंसेस शुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट। और दूसरा कंडीशन मोर पैरामैग्नेटिक नेचर। अब मोर पैरामैग्नेटिक कब रहेगा? जब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। इसका मतलब है कि क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज और स्कैडियम में सबसे लिस्ट फेरोमैग्नेटिज्म शो करने का या ना के बराबर स्कैडियम का रहेगा, राइट। तो आप समझ गए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। लिखिए एक लाइन, मैं लिखवा देता हूँ। मैं पूरा लिखवा रहा हूँ। लिखिए, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन सॉलिड स्टेट attracted in magnetic field as well as retaining the magnetic property even if the field is removed, are ferromagnetic, even if the field is removed are ferromagnetic। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है आयरन और क्रोमियम, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब तो समझ में आ गया ना कि वैसा सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में जो अट्रैक्ट होता है, करेक्ट, और बहुत दिन तक फॉर लॉन्ग टाइम अगर छोड़ देते हैं और जब मैग्नेटिक फील्ड हटाते भी हैं तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी बचा हुआ रह जाता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आ जाता है, मैग्नेट अगर बन जाता है, तो उस टाइप का सब्सटेंस को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, करेक्ट। लिखिए, फेरोमैग्नेटिज्म
कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन स्टेट। फेरोमैग्नेटिज्म कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन स्टेट, कॉमा इट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड स्टेट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, फेरोमैग्नेटिज्म होने के लिए उस सब्सटेंस को क्या होना पड़ेगा, मोर पैरामैग्नेटिक होना पड़ेगा, राइट। कॉमा फॉर शोइंग द मैग्नेटिज्म कैरेक्टर, फॉर शोइंग द फेरोमैग्नेटिज्म कैरेक्टर substances should be more paramagnetic in nature, substances should be more paramagnetic in nature। सही है ना। करेक्ट है एवरीवन। फॉर शोइंग फेरोमैग्नेटिक, फॉर शोइंग मैग्नेटिक नेचर, कॉमा substances should be more paramagnetic in nature। ओके एवरीवन। नहीं उसको नहीं काउंट करेंगे, उसमें वन पेड अनपेड है। तो जनरली एक्चुअल में आप देखते होंगे कुछ सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लेकिन बहुत कम अट्रैक्ट करता है, राइट। अट्रैक्ट करता है लेकिन वेरी लेस, बट आयरन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब जिसका पैरामैग्नेटिक नेचर ज़्यादा रहेगा, मतलब 4 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड, 6 अनपेयर्ड, तो वो इस टाइप का नेचर शो करेगा कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, ये तो मैग्नेट बनाने का तरीका है। प्योर आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। कैसे? प्योर आयरन को किसी ऐसा रूम में डाल दिया जाए और उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन करके छोड़ दिया जाए, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैग्नेटिक फील्ड को चीज़ को अगर ऑफ कर दे तो ऑटोमेटिक आयरन में कन्वर्ट हो जाए, तो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। ओके एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन, जैसे मैं पी बहादुर में ही एक क्वेश्चन देख रहा था, जैसे ऐसे ही इसका आंसर तो आप लोग शब्द देंगे, अल्काली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक बट देयर सॉल्ट्स आर डाईमैग्नेटिक। भाई तो अल्काली मेटल में 1 अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक है, बट उसका अगर सॉल्ट, लेकिन ये क्वेश्चन भी सही नहीं है कि सॉल्ट में प्रॉपर अनायन को भी मेंशन करना पड़ेगा, तभी एक क्वेश्चन सही रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। सॉल्ट बोलेंगे अल्काली मेटल का सॉल्ट, तो इज इट कंपलसरी कि अल्काली मेटल का सारा सॉल्ट डायमेट्रिक रहेगा? भाई उस पूरे सॉल्ट का कैरेक्टर चेक करना है तो कटायन एनायन दोनों को देखेंगे। वी आर ओनली श्योर फॉर व्हाट, अल्काली मेटल का आयन। हो सकता है अनायन में जो अनायनिक पार्ट है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ओके एक नहीं क्वेश्चन में, ठीक है आप तो आंसर दे दीजिएगा, लेकिन मेरा जिस देखिए मुझे एज ए टीचर कन्फ्यूजन क्या हुआ, अल्काली मेटल का सॉल्ट। अब उसका एकदम छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, या कोई भी एक सॉल्ट रहेगा मानते हैं, या कुछ एक मैंने एग्जांपल ले लिया समथिंग लाइक दिस CO2, समझ गए। तो भाई यहाँ पे ब्रेक करेंगे K + O2 - राइट। बाद में आपको पढ़ाएंगे ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, ये एक्चुअली पैरामैग्नेटिक है। इसलिए वहाँ पे बस मेंशन करना ये चाहिए था कि अल्काली मेटल का सॉल्ट, तो किसका सॉल्ट, अनायन में क्या है, कटायन तो पता है अल्काली मेटल है, राइट। चलिए अब इसमें ज़्यादा डिबेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके एवरीवन, अब लिखिए। हाँ एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर AsP
और एफ, ए क्या है, सबसेल है ना। तो भाई सबसेल का अगर साइज पूछेंगे तो सबसे बड़ा साइज एफ का रहेगा, उसके बाद डी का रहेगा, उसके बाद एस का, पी का रहेगा, उसके बाद एस का रहेगा। लेकिन ये तब बोलना है जब एन कांस्टेंट है, करेक्ट। अदरवाइज आपसे कोई पूछेगा 5s और 2p, तब किसका साइज बड़ा रहेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ए है 5s बड़ा सा सर्किल और उसके अंदर 2p, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट ना। इसलिए सबसेल का साइज का कंपेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो सेम ऑर्बिट का हो। और जब ऑर्बिट नंबर डिफरेंट रहेगा तो बड़े ऑर्बिट का सबसेल का साइज भी बड़ा रहेगा, ये राइट। तब इसमें साइज किसका बड़ा रहेगा, इसका साइज बड़ा रहेगा। चलिए स्टूडेंट, अब हेडिंग बनाइएगा। यहाँ देखिए, एक्चुअल में एस और पी ब्लॉक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एस और पी ब्लॉक में तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और उसका ग्रुप नंबर भी बताते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इज इट राइट। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अभी मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बताया था, करेक्ट ना। लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट इसको कौन सा ऑर्बिट बोलते हैं, अल्टीमेट ना। और इसको क्या बोलते थे, पेनाल्टी नहीं, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। और इसको प्री मतलब पहले, पेनल्टीमेट, समझ गए। सही से सुनना है और सही से लिखना भी है, ओके। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit plus number of electron present in incompletely filled subcell of penultimate orbit। समझ गए ना एवरीवन। मैं इसको एग्जाम्पल लेता हूँ। इन जनरल, और केमिस्ट्री है तो यहाँ पे एक टर्म बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि कहीं पे कुछ उल्टा पुल्टा हुआ हो तो अच्छा एक्सेप्शन हो सकता है, राइट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़िए, तो मैंने क्या लिखा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कहाँ का, कंप्लीटली नहीं भाई, इनकम्प्लीटली। नहीं तो बात बिल्कुल उल्टा हो जाएगा फिर, कंप्लीटिव फील्ड या इनकम्प्लीटिव फील्ड। फील्ड है सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट, राइट। तो सर इसको थोड़ा एग्जांपल लेकर समझा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं? ओके, स्कैडियम से ही स्टार्ट करते हैं। स्कैडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 बोलिए 2p6 आगे बोलिए 4s2 वेरी गुड 3d1। अल्टीमेट ऑर्बिट कौन सा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सर 4। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, वेरी गुड 2। और पेनल्टीमेट ऑर्बिट कौन सा, पेनल्टीमेट ऑर्बिट इज थर्ड ऑर्बिट, करेक्ट। तो सर पेनल्टीमेट ऑर्बिट में ए भी सबसेल है, ए भी और ए भी सबसेल है, राइट। बट उसमें किस सबसेल का इलेक्ट्रॉन लेना है, क्या इसका लेंगे, जो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा उसका नहीं काउंट करेंगे, राइट। जो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा उसका अकाउंट में लाना है, करेक्ट है ना एवरीवन। तो भाई यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट से सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन लेना है, एक कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, करेक्ट। देन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन स्कैडियम, 3। किसी को डाउट, इसको पढ़िए पहले फिर मैं समझा पाऊंगा। इसको पढ़िए तो एक दो बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश किया। थोड़ा सा को उसको ट्रांसलेट कीजिए मन में, कहाँ कहाँ का इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है। तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लेना ही है, साथ में उसमें और भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कहाँ का इलेक्ट्रॉन, पीछे वाला ऑर्बिट का, राइट, उसके जस्ट पीछे वाला ऑर्बिट का। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जस्ट पीछे वाला ऑर्बिट बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट। बट पेनल्टीमेट ऑर्बिट के सारे सबसेल का इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, या जो अभी कंप्लीट नहीं भरा है उसका इलेक्ट्रॉन को लेना है। 3s ये तो कंप्लीटली फिल्ड है ना, एस का कैपेसिटी 2 ही था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पी का कैपेसिटी 6 था, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट में नहीं लेना है, राइट। अब देखिए जिसका भी डाउट रहेगा, जो बोलते हैं ना कि सर समझाइए, वो हाँ हाँ बोलते रहिएगा, अगर समझ में आएगा तो। ये समझ में आया, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अब पेनल्टीमेट ऑर्बिट का कितना, पेनल्टीमेट ऑर्बिट में क्या इस 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है या सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रॉन को लेना है एवरीवन। 3d1 का, तो यहाँ पर टोटल कितना रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैडियम, 3 रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट टाइटेनियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो सर यहाँ पे हम लोग लेंगे कितना, 2 + 2 = 4, करेक्ट। टाइटेनियम का वैनेडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो मैं कहाँ का ले रहा हूँ, फर्स्ट। सर ये आप 4s का पकड़े हैं, ए 3 कहाँ का, 3d का, राइट। क्रोमियम का कितना, 6। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, 1 + 5, राइट। 1 कहाँ का लिया हूँ, 4s का है, इसका 4s 1 3d 5 था ना, अब 5 कहाँ का लिया हूँ, 3d का, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, करेक्ट ना। तो आप लोग को मैं पीरियोडिक टेबल भेजा था, याद है। चलिए तक
तो अस्कैडियम का देखें तो ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट में अस्कैडियम का ग्रुप क्या फर्स्ट बी है, जो मैंने पीरियड टेबल सेंड किया था ग्रुप में। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सफिक्स बी लगाते हैं, तो जो मैंने पीरियड टेबल भेजा उसमें क्या फर्स्ट बी के नीचे है अस्कैडियम, है ना। टाइटेनियम सेकेंड बी में होगा, सेकेंड बी। टाइटेनियम सेकेंड बी में होगा, करेक्ट ना। एक मिनट नहीं एक्चुअली सॉरी अस्कैडियम एक्सट्रीमली सॉरी, अस्कैडियम थर्ड बी होगा, अस्कैडियम थर्ड बी नॉट फर्स्ट बी, थर्ड बी सॉरी, बैलेंस 3 है ना। और टाइटेनियम का फोर्थ बी होगा, और वैनेडियम का फिफ्थ बी होगा, और क्रोमियम का सिक्स्थ बी होगा, करेक्ट ना। चलिए आयरन में बताइए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 + 6 पकड़े होंगे नहीं, F4s का F3d का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, राइट। चलिए मैग्नीज का, मैग्नीज का 7, करेक्ट ना। कैसे 2 + 5 के होंगे, करेक्ट ना। F4s का F3d का, तो मैग्नीज देखिए तो 7th बी में है। ओके, व्हाट अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर कितना लें। डिफिनेशन सही से नहीं पढ़ते हैं, बड़ा समस्या है आप लोग के साथ। नहीं, सबको पहले डिफिनेशन, अपना गलती का एहसास तो होना पड़ेगा। क्या लिखे थे अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, प्लस क्या था, यस कॉपर में तो कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, राइट। तब पेनल्टीमेट ऑर्बिट में किसी सी भी सबसेल में इनकम्प्लीटली फिल्ड है क्या, नहीं है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, राइट। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि 1 बोले या 11 बोले, कन्फ्यूजन हो गया ना, 1 बोले या 11 बोले, राइट। ओके एवरीवन, अब इसमें लेकिन एक्चुअल में कॉपर का ऐसे देखिएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कॉपर वैलेंसी 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, राइट। उसका वैलेंसी 1 भी होता है, 2 भी होता है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना पकड़ना है, क्योंकि अगर 1 सिर्फ पकड़ेंगे, यहाँ पे एक डाउटफुल पॉइंट है ना, ये आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन, आपके कोर्ट में क्वेश्चन छोड़ दिया, इस पर रिसर्च करके मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा गूगल करके देखिए कितना होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, बाद में नेक्स्ट क्लास में इस पर कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। चलिए तो मोटा मोटी नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट क्लास ही रहेगा, नहीं तो फिर सेकंड लास्ट क्लास, और मिलते हैं